रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का फ़कीर में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी बच्चों की तरबियत के हवाले से, और इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम को इसको जारी रखेंगे। हमारे पास एक सवाल भी है, एक कोटेशन है हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से। इस हवाले से मैं थोड़ी सी तशरीह चाहूँगा। वो ये है कि बचपन में बच्चे के ग़ुलाम बन जाओ, जब वो बड़ा हो तो उसके हाकिम बन जाओ, और जब वो और बड़ा हो तो उसके दोस्त बन जाओ। बड़ी खूबसूरत बात है। इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बच्चे की तरबियत के हवाले से 3 चीज़ें हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाई। बच्चे के पहले आप उसके ग़ुलाम बनो, फिर उसके हाकिम बनो, और फिर उसके दोस्त बन जाओ। ज़रा थोड़ा-सा इस बारे में फरमाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की बारे में बात करते हुए अक्सर बेशतर आपके साथ एक गुफ्तगू हुई कि जितना ज़्यादा किसी किसी शख्स के पास इल्म होता है, जितनी ज़्यादा उसे कमांड हासिल है अपने सब्जेक्ट्स पे, उतनी ही वो मुख्तसर बात में पूरी बात कह देगा आपको। एक बात तो ये है। दूसरा, वो उतनी ही सलीस जुबान इस्तेमाल करेगा, जी। बड़ी बहुत ही आसान। वो गालमैन शेक्सपियर ही का कॉल है कि दुनिया का सबसे मुश्किल फन है सादा तहरीर लिखना, आसान तहरीर लिखना। इसके लिए इल्म बहुत चाहिए। तो जनाब हज़रत अली करमल्लाह वजहो तो इल्म के शहर के दरवाज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जनाब हज़रत अली करमल्लाह वजहो की फरमाई हुई एक एक बात इल्म के ख़जाने रखती है। और बड़ी मुख्तसर बात के फरमाई हुई है। जो भी बातें बड़ी मुख्तसर बात है। आपने इसके बारे में भी ऐसे ही फरमाया। जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जिक्र आया तो आई एम श्योर कि आप इतनी इजाज़त दे देंगे कि मैं इस मौजू से हट के भी ज़रा बात आपसे अर्ज कर लूँ। ज़रूर। आप देखिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विजडम अनप्रेसिडेंटेड है। सहाबा कराम में अनप्रेसिडेंटेड है विजडम। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके अदबार में भी जो ऐसे केसेस आ गए, ऐसे मुकदमे आ गए कि जहां जरूरत पड़ गई तो रेफर हो गए जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह। अब वहां से फैसला 2 मिनट में आ गया, देरी नहीं लगी। वो किसी ने एक बार एक बड़ी महफिल थी जिसमें हजारों लोग उस महफिल में शरीक थे। तो आपका भी अमेरिका का एक्सपीरियंस बहुत है। वहाँ नौजवान बड़ा ब्लंटली आपसे सवाल करता है, उसमें कहीं रख रखाव या कहीं भी होल्ड बैक नहीं होता, कोई रेस्ट्रेंट नहीं होती। उन्होंने कहा कि आप मुसलमान औरत को आधा इंसान क्यों बना देते हैं? बड़ा ब्लंट क्वेश्चन था। जी बिल्कुल है। तो मैंने उससे फिर जनाब हज़रत अली को कोट किया कि एक मुकदमा आ गया था, चूँकि खासा दुश्वार था, तो जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तरफ रेफर हो गया। वो ये था कि एक ही
मोहल्ले में, एक ही स्ट्रीट में या पड़ोसियों के यहाँ एक ही वक्त में दो खवातीन के यहाँ बच्चे पैदा हुए। अच्छा। और एक ही मिडवाइफ थी जिसने सर्विस प्रोवाइड की। एक खातून के यहाँ बेटा पैदा हुआ, दूसरे के यहाँ बेटी पैदा हुई। लेकिन दावा ये हो गया दोनों खवातीन का कि बेटा मेरा है, ये इस मिडवाइफ ने इसे तब्दील किया कर दिया। अब उसका फैसला नहीं हो पा रहा था कि बेटा है असल में किसका है। जब मुकदमा जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के पास गया तो जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने फरमाया कि दोनों माएँ जो हैं इनके दूध की एक ही मिकदार ले ली जाए दोनों, और उसे तोला जाए। जिस खातून के दूध की मिकदार तो उतनी है लेकिन वजन दुगना है, बेटा उसका है। यानी इससे ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ हो नहीं सकती, मतलब देखा जाए तो। वो एस्टेब्लिश हो गया जी। और बेटा उस असल माँ को दे दिया गया। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि नेचर ने एक फैसला रखा हुआ है कि माँ के दूध की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें फर्क है। अब ये ऐसा एक दकीक मसला है, इस पर महीनों वकील बहस करते रहते, फिर कहीं जाके फैसला आता, वहाँ 1 मिनट में फैसला हो गया कि ये बेटा किसका है। ये तो एक एग्जाम्पल आपसे मैंने, तो बात इल्म की हो रही थी। विजडम इंसान को इल्म ही के बाद मिलती है कि जब उसके पास बहुत इल्म आता है तो उसमें विजडम आ जाती है। मैंने पहले भी कहीं अर्ज किया था आपसे कि इल्म से इंसान को विजडम मिलती है और एसेंस ऑफ विजडम खुद रब है। तो ये जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के यहाँ ये दानिश बेपनाह थी। ये जो एक कोटेशन कोट की कि बच्चे के बचपन में उसके गुलाम बन जाइए, फिर उसके हाकिम बन जाइए, फिर उसके दोस्त बन जाइए, ये तरबियत का बेहतरीन सबक है कि किसी बच्चे की तरबियत बेहतरीन कैसे की जाए। पिछले प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि हम बच्चों को नसीहतें डिश आउट करते हैं, और उसके साथ मैंने आपसे ये कहा था कि जो सही तरीका है ये कि वो अगर एक बच्चा बड़ी ऊट पटांग पेंटिंग बना के ले आया मेरे पास जिसका कोई सर पैर बिल्कुल नहीं है, और वो मुझे दे रहा है, दिखा रहा है कि ये देखें मैंने पेंटिंग की है, और बच्चा है 3-4 साल का है, तो बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि इसको पेंटिंग कौन कहता है, ये देखिए वो कमरे में जो पेंटिंग लगी है वो है पेंटिंग वैसी बनाया। अगर मैं उसको कह दूंगा वाह क्या खूबसूरत पेंटिंग आपने की है, वंडरफुल, लाएं मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मुझसे भी आप जैसी खूबसूरत पेंटिंग बनती है या नहीं बनती, और मैं उसको एक बड़ी अच्छी पेंटिंग बना के उसके सामने रख दूँ। ये मैंने आपसे अर्ज किया था। तो वो जो गुलाम है वो ये है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, उससे मुराद जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की ये है कि बजाय उसे स्नब करने के आप एप्रिशिएटिव हो जाइए और साथ उसके साथ करेक्टिव हो जाइए, लेकिन वो उसकी जो करेक्शन करेंगे आप वो डायरेक्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे गुलाम अपने आका को ये नहीं कह सकता साहब आपने शूज उल्टे पहने हुए हैं, वो अपने जूते एक बार उतार के दोबारा पहनेगा,
तो आका को खुद पता चल जाएगा कि मैंने जूते उल्टे पहने हैं। तो इसी तरह बच्चे को बजाय स्नब करने के बचपन में हर बात पर कि ये गलत किया तुमने वो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, उसका हाकिम मत बनिए, बल्कि उसको बड़ा अप्रिशिएटिव वे में सजेस्ट कीजिए चीज़ें, तो बड़ा सही हो जाएगा। तो जब वो एडोलसेंट एज में पहुंचता है, वहाँ उसे बड़ी स्ट्रिक्ट निगरानी की ज़रूरत होती है। वहाँ वो जो हमारा पंजाबी ज़ुबान का एक मुहावरा है, बल्कि पंजाब में जो ज़्यादा राइज है, कि बच्चे को दो सोने का नवाला देखो शेर की आंख से, वो एडोलसेंट एज के लिए है। ठीक है। कि जब हमारा बच्चा एडोलसेंट एज में है, देन वी हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल, और बहुत कड़ी निगरानी की भी ज़रूरत है, और एट टाइम्स उसकी लगामें खींचने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अदरवाइज ये वो सबसे खौफनाक उम्र का हिस्सा है जहाँ बच्चा भटक सकता है, बच्चा उन लाइंस पर जा सकता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई बाइस फ़ख्र ना हो। तो वहाँ पे वो कहा गया कि हाकिम बन जाइए, ये उसकी एडोलसेंट एज की बात है। लेकिन जब वो एडोलसेंट एज से निकल के एडल्ट एज में आ जाता है, तो फिर उसके दोस्त बन जाते हैं। एक साहब का सवाल है कि मेरी और मेरी बीवी की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और इन लड़ाइयों को बच्चे देख रहे होते हैं। एक दिन हम हैरान रह गए जब हमने देखा कि इत्तफाकन हम दो बाहर गए हुए थे, जब हम घर आए तो हमारे बच्चे लड़ रहे थे आपस में बहुत ज़्यादा, और जब हमने उन्हें मना किया तो बड़े बच्चे ने कह दिया कि आप भी तो लड़ते हैं। तो बच्चों के सामने क्या लड़ना झगड़ना आपस का नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? हमारे टेलीविज़न के एक बड़े मशहूर वर्सटाइल जी। फनकार थे जो मेरे बड़े पसंदीदा थे। उसकी वजह ये थी कि जिस ज़माने में मैं बेपनाह मसरूफ़ था और प्रेशर्स भी बहुत होते थे, दफ्तरी मामलात के और चीज़ों के बहुत प्रेशर, तो ये जो हमारे अजीम इंसान, मैं तो कहूँगा इंसान भी अच्छे थे, मोइन अख्तर, इनके चुटकुले उस प्रेशर से जान छुड़ा देते थे मेरी। कि घर में मैंने ये कहा हुआ था कि मोइन अख्तर साहब का जब भी कोई प्रोग्राम आए उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि मैं उसको वो रिकॉर्डिंग जो है वो देख लूँगा, तो मेरा प्रेशर रिलीव हो जाता था। तो मोइन अख्तर साहब ने गालिबन 74 की टीवी पर एक बात सुनाई कि गरीब आदमी था, पेट भरने के लिए वो तरबूज खरीदने चला गया कि तरबूज इन दोनों समय सस्ता फल होता था। घर में लाया, काटा तो उससे जिन बरामद हो गया। तो जिन ने कहा कि अब तुमने मुझे तरबूज से निकाला ही है तो बोलो क्या चाह रहे हो। वो गरीब आदमी था, उसने सोचा इनसे मैं अमाउंट मांग लूँ, फिर सोचा मैं खाने पीने का राशन 1 साल का मंगवा लूँ। सबका साहब तो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम मुझे एक खूबसूरत सा मकान बना दो। तो जिन ने कहा कि अबे पागल हुआ है, मैं मकान बना सकता होता तो खुद तरबूज में रहता। तो जिन साहब ने सवाल पूछा है, तो हजूर अगर ये नुस्खा मुझे मालूम होता मियाँ बीवी की लड़ाई ख़त्म कराने का, तो मैं रोज़ पिटता। ये हमने पिछले ही प्रोग्राम में एक अर्ज़ की थी कि बच्चे पर्सनल एग्जाम्पल से सीखते हैं।
वो बताने से कभी नहीं सीखते। एंड आई एम ग्लैड कि आपके बेटे ने आपको ये बात कह दी। आई एम श्योर कि जिस दिन से आपके बेटे ने ये बात आपको कही है, आपकी लड़ाइयों में खासी रिडक्शन आ गई होगी, बहुत कम हो रही होंगी लड़ाइयाँ, क्योंकि इंसान को बाज़ औक़ात इस किस्म के एक जोल्ट की ज़रूरत होती है। तो ये अच्छा हुआ कि बेटे ने आपकी तवज्जो दिला दी कि वो आपको अपना आइडियल मान रहा है और जो आप कर रहे हैं वो उसको सीख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जवाब सुनने से पहले ही मामलात बहुत इम्प्रूव कर गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बिल्कुल एक पर्सनल एग्जांपल उसमें दे दूं जो शायद लोगों को फ़ायदा है उससे हासिल हो। वो ये है कि मेरा बेटा तकरीबन 2 बरस का होगा, जो हमेशा जैसे लोगों के घरों में होता है, मेरी और मेरी बेगम की लड़ाई हो गई। हम झगड़ रहे थे तो अचानक उसने अपना मुंह सोफे में दिया और रोते हुए वो कहने लगा कि दोनों लड़ते रहते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं। उस दिन मैंने और मेरी बीवी ने आपस में एक दूसरे को देखा और उन्होंने कहा कि झगड़ना तो बहरहाल हमें है ही, लेकिन आइंदा कभी बच्चे के सामने बच्चे झगड़ा के नहीं सामने करेंगे। हमने बिल्कुल कभी बच्चे के सामने झगड़ा नहीं किया। बहुत और अच्छी बात है। जी हर मियाँ बीवी की ज़ाहिर है। तो मैं वो मोइन अख्तर साहब का एक जी ऐसी जी चुटकुला सुना रहा था। जी। आई डिडंट मीन दैट। हम्म, ये नेचुरल चीज़ है कि जहाँ दो इंसान इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों ही इंसान हैं, दोनों के जहन काम करते हैं, उनकी अपनी अपनी आदत है, अपनी अपनी फितरत है, तो कहीं ना कहीं तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकल आता है। तो वो एक नेचुरल चीज़ है, उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन एहतियात ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप करें, बंद किवाड़ के पीछे झगड़िए, आवाज़ को इतनी मध्यम रखिए कि बच्चों तक जाने ना पाए। तो इंशाल्लाह बच्चों पे वो चीज़ नहीं पैदा होगी, हम कह रहे हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री का हवाला एक साहब ने दिया है और वहाँ पे ये बात आई है कि एक टीवी चैनल पे डॉक्यूमेंट्री चली थी जिसका नाम था कचरे के फूल। उसमें एक बच्चे को दिखाया है जो घर से भागा हुआ है और कूड़ा करकट उठा के और वो बेच के करता है। तो उससे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि तुम घर क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि मैंने किराए की साइकिल ली थी जो गुम गई और मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा और मैं घर से भाग गया। अब मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जब साइकिल के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं घर जाऊँगा। उसने कहा कितने बरस हो गए हैं? उसने कहा मुझे तकरीबन 4 बरस हो गए हैं घर से भागे हुए। यहीं से इन्होंने एक सवाल उठाया हुआ और वो ये है कि बच्चे की डांट डपट या गुस्सा उसको किस हाल में ले जाता है। इस हवाले से ज़रूर गाइडेंस लें शाह साहब से। शायद आपके साथ या कहीं और किसी चैनल पे प्रोग्राम करते हुए मैंने एक अर्ज की थी, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल बयान किया था कि हम जब अपने किसी मातहत की गलती पर उसे सरजनिश करते हैं, वो ज़रूरी है, उसकी सरजनिश हो जानी चाहिए ताकि काम स्मूथली चले और डिसिप्लिन कायम रहे। बहुत अहम है। लेकिन उसके अंदर एक एहतियात करने को कहा जाता है, पढ़ाया जाता है कि जब हम किसी मातहत की किसी गलती पर उसकी सरजनिश करते हैं, सरजनिश हम ज़रूर करें लेकिन उसको इंसल्ट ना करें। ये बड़ा अहम है। जी जब हम किसी को इंसल्ट करते हैं तो उसमें रिएक्शंस पैदा होते हैं। अगर कमज़ोर है तो वो रिएक्शन के तौर पे आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं सकता, लेकिन वही चाहेगा मैं जॉब तब्दील कर दूँ, अदरवाइज वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो बच्चे के साथ भी यही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि बच्चे को उसकी गलती का एहसास ज़रूर हम दिलाएं। जैसे आपने जनाब हज़रत अली करम जो का अभी कॉल जी जी फरमाया था कि गुलाम बनिए फिर उसके हाकिम बन जाइए।
वो जो हाकिम वाला पहलू है वो ये है ठीक है। कि बच्चे की गलतियों का एहसास उसे ज़रूर दिलाइए, लेकिन ये एहतियात कीजिए कि जब हम डांट डपट कर रहे हैं तो उसको इंसल्ट ना करें। उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो मजरूह ना होने पाए। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम मजरूह हो गई। अब वो ये समझ रहा है कि मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी सस्ती नहीं थी कि उसे मजरूह कर दिया जाता एक बाइसिकल के लिए। तो मैं ये बाइसिकल वजह बनी है मेरी सेल्फ एस्टीम मजरूह होने की। मैं ये बाइसिकल दूंगा, हालांकि बाइसिकल के तो पैसे मुझे नहीं पता जमा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि वो जिस माहौल में रहेगा, कूड़ा करकट से वो जी जी। जमीन कागज पे चुन रहा सोते है, हैं, दुकानों के बाहर सोते हैं। जी। लोगों की क्या क्या बातें उसको सुनने को मिलेंगी और उसकी जो साइकी है उस पर क्या असरात मरतब हो जाएंगे। और अल्लाह मेहरबान हुआ उस पर और वो इतने पैसे जमा कर पाया कि बाइसिकल लेके घर चला जाए, तो वो इंसान नहीं होगा जिसने घर छोड़ा था। एक साहब का सवाल है और वो ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं वहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में जो कल्चर है वो अच्छा नहीं है। बच्चों को मारा भी बहुत जाता है और हमारे यहाँ अमूमन वालिद ये करते हैं कि जब बच्चे को टीचर के पास छोड़ के जाते हैं, जो हमारे यहाँ पंजाब में रिवायत है, एक कह दिया जाता है कि जी चमड़ी आपकी, हड्डियाँ हमारी। मार मार के बच्चे का बुरा हाल कर दिया जाता है। बच्चे स्कूल जाने से परहेज़ करने लगते हैं, गुरेज करने लगते हैं और वो भागना शुरू कर देते हैं। इसका क्या कोई आपके ज़हन में कोई हल आता है, क्या किया जाए? रॉब साहब, शायद ये कुछ अर्सा पहले तक तो बात दुरुस्त थी। जी। अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं, ठीक। तब्दील होने ही चुकी, ठीक। तब्दील हो रही हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स अब वो जो बेरहमाना मारपीट थी शायद वो ख़त्म हो गई, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। अब अगर बाकी है तो शायद वो जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं जी जी। उनमें शायद वो बाकी रही हो। लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो दानश्वर लोग हैं उनकी तवज्जो इधर को है और वो इस बात पे आवाज़ भी उठाते हैं, फिर कवानीन बन रहे हैं। तो उम्मीद तो ये है कि ये वाला रवैया कुल्ली तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में कल्चर की जहाँ पे बात आई है, वो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर कल्चर आप समझते हैं, वो फिर उसी बात पे हम दोबारा आ जाएंगे कि स्कूल में उसको वो कल्चर नहीं मिल रहा तो वो घर में वो कल्चर आप उसको प्रोवाइड कर दें। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, आपने पहले भी कहा बाप की बहुत ज़िम्मेदारी है कि वो टाइम निकाले, बच्चे को बाहर लेके जाए, माँ की ज़िम्मेदारी है बच्चे को बाहर लेके जाए। और कोई आर्ट्स में अगर आप बड़े उसको क्लब्स में नहीं ले जा सकते तो कहीं पे कोई ना कोई होगा, कोई तरबियत का मरकज़ होगा, कोई छोटे पैमाने पे होगा, उसको किसी आर्ट में लगा दें, गेम में लगा दें, कोई छोटी मोटी गेम खेलने लग जाए, उस तरह से कोई चीज़ हो जाए। नहीं, उस कल्चर को तब्दील होना चाहिए जी और जितनी जल्द तब्दील हो जाए उतना बेहतर, जी वरना इसका एक साइड इफेक्ट आ जाएगा। जी। एक कल्चर है जिसमें वो 6 घंटे गुजार के आया है, वो हम्म, स्कूल का है। हम्म, बाकी 6 से 8 घंटे हम्म, वो एक और कल्चर में जिंदा है। जी। तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर हम्म, एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा इस कल्चर के ज़रिए से और स्कूल वाले कल्चर के ज़रिए से। हम्म, उसके अपने नुकसानात हैं। जी इससे इसका सबसे आसान इलाज ये है हम्म, कि इस कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता हम तब्दील करते चले जाएं, जो हो रहा है। हम्म, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जी, दूसरी जगहों पर भी तब्दील हो जाएगा। उसके नुकसानात इससे ज़्यादा हैं। हम्म, ड्यूअल पर्सनालिटी डेवलप हो ठीक। जाती है बंदे की। ठीक है। घर में कुछ है, बाहर कुछ है, हम्म, उससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। हमारे ज़माने में मैं समनाबाद में रहता था और समनाबाद में जहाँ पे अशफाक अहमद भी रहते थे, बानो कुतिया का भी घर था, ये तमाम लोग सूफ़ी तबस्सुम भी वहीं रहते थे। बड़े बड़े शायर, अदीब,
कतील शफाई का भी वहीं जी पे हाँ, घर जी था। हाँ। तो वहाँ पे हमारे करीब ही एक लाइब्रेरी थी छोटी सी, और एक तो पब्लिक लाइब्रेरी भी थी पब्लिक पार्क के साथ, एक दूसरी लाइब्रेरी भी थी जिसको आना लाइब्रेरी ओह कहते थे। यस, और एक आने में एक किताब आपको मिल जाया किराए करती पे थी। मिलती थी बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैट्रिक के बाद मेरे पास टाइम था तो तकरीबन 1400 किताबें थीं, जिनमें से 1200 मैंने पढ़ ली। ओह! तो मुझे वो एक दिन कह लगे कि सिर्फ 200 किताबें बाकी रह गई हैं तुम्हारी पढ़ने वाली। वो स्कूल खुल गए, दोबारा कॉलेज में आ गया, तो मतलब वो उस वजह से लेकिन मैं उस तरफ रह गया। तो मेरा मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर ऐसा कोई हो जाए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। मेरी वालदा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उस तरफ को। फिर इसी तरह से कासिम महमूद साहब की किताबें होती थी, वो सस्ती किताबें बड़े इतने रसाले की फॉर्म में होती थी, मेरे ख्याल में अब भी मिलती होंगी। बच्चों को अगर उस तरफ लगा दिया जाए कि वो सस्ते दामों, उनको जेब खर्च आप देते हैं, जेब खर्च में ये भी कंडीशन कर दें कभी इस तरह से तुमने लेके कुछ पढ़ना, तो उस बारे में भी फरमाइए। राव साहब, ये जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, ये दौर रहा है पाकिस्तान में, जी ऐसा नहीं कि ना हो। जी मैं आपसे उम्र में सीनियर हूँ। मैंने जब मैं स्कूल टाइम में मैंने पाकिस्तान का एक कल्चर वो भी देखा, एक पहलू, एक चेहरा वो भी देखा है कि हर मोहल्ले की अपनी एक लाइब्रेरी थी, जो जी गवर्नमेंट रन लाइब्रेरी। जी जी उसमें आपको सहूलत थी, बगैर किराए की किताब मिल जाएगी आपको, पढ़ लीजिए आप। फिर मैंने हर मोहल्ले में गवर्नमेंट रन रीडिंग रूम्स देखे, जिसमें रोस्ट्रम टाइप स्टैंड होते थे, उस पे अखबारात लगाए हुए होते थे। तो जो रिटायर्ड लोग हैं या जो जॉब पर नहीं जा रहे हैं, वो वहाँ आके अखबार पढ़ लेते थे। वहीं एक साइड में एक गोल टेबल होता था जिसके इर्द गिर्द 6 कुर्सियाँ लगी हुई होती। तो जो लोग खड़े होके नहीं पढ़ सकते, वो वहाँ बैठ के पढ़ लें। ये रीडिंग रूम्स, जी ये भी गवर्नमेंट रन थे, और वहाँ गवर्नमेंट ही की तरफ से वो न्यूज़पेपर प्रोवाइड होते थे। हर मोहल्ले में कॉरपोरेशन रन प्राइमरी स्कूल होते थे, और वो एब्सोल्युटली फ्री, किसी मद में, किसी भी हेड के तहत ना चंदा लिया जाता था, ना कोई फीस थी, एब्सोल्युटली फ्री। वो क्लास 1 से क्लास 5 तक वो स्कूल्स थे, गवर्नमेंट अफोर्ड करती थी। हर मोहल्ले में एक मैटरनिटी सेंटर होता था, जिसको उर्फ आम में सिर्फ सेंटर कहा जाता था, एब्सोल्युटली फ्री। फिर जगह जगह हमने देखे, वो तो शायद आपने भी अपने उसमें देखे हों कि फायर हाइड्रेंट होते थे अंडरग्राउंड, जो सड़क पे उसका एक जो स्क्वायर होल बना होता था, ऊपर लोहे का लेड होता था, और उस पर लिखा होता था FH, फायर हाइड्रेंट। उसके नीचे वो उसका आउटलेट होता था पानी का। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उससे कनेक्ट करके तो पानी इस्तेमाल कर लेती थी। वो जगह जगह थे, ये मैंने खुद देखा हुआ है। ये भी गवर्नमेंट की प्रोवाइड की हुई सहूलतें थी। फिर हर एक छोटे से इलाके का अपना फायर स्टेशन था, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती थी। ये तो मैं देखता रहा हूँ इवन अपने कॉलेज के ज़माने तक। ये सब चीज़ें मौजूद थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये ख़त्म होती चली गई। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस वक्त के लाहौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त के लाहौर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ना जा सकें, जिसको उर्फ़ आम में हम LOS कहते थे, लाहौर ओमनी बस सर्विस। सर्विस थी, बिल्कुल। ये लाहौर पूरे
एक एक कोने में जाती थी। बस औकात आपको 2 बसें चेंज करनी पड़ जाती थी, कनेक्टिंग सर्विस ले लें आप, और बड़ी सस्ती थी। हमने बड़ी इस पे बस पे सवारी की है। ये सब चीज़ें हमें सहूलतें प्रोवाइड की हुई थी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। उसका एक मकसद जो था बुनियादी, कि हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी और उसके साथ रीडिंग रूम्स, ये थे ख़ास तौर पर लाइब्रेरीज। और फिर हर शहर की अपनी एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी थी, जो बहुत ही बड़ी होती थी। बुनियादी मकसद इसका ये हुआ करता था कि लोगों में मताले की आदत को फैसिलिटेट किया जाए, कि लोग मताले की तरफ जाएं। और तो और बैंक स्क्वायर में उन दोनों USIS होता था, US इंफॉर्मेशन सेंटर, वो वहाँ पे किताबें आपको फ्रीली अवेलेबल थी। आप जाइए, मेंबर बनिए, किताबें घर ले जाइए, 14 दिन के लिए वो इशू करते थे। एक वक्त में 2 किताबें इशू कर देते थे। तो ये मुताले की हैबिट को न सिर्फ प्रमोट करते थे, फैसिलिटेट भी करते थे। तो आज भी अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दे दें, अगर हुकूमत के पास थोड़ा सा टाइम निकल आए इन छोटी छोटी बातों की तरफ तवज्जो देने का, तो ये बज़ाहिर जो आज नज़र आती छोटी छोटी बातें हैं, ये कल को हमें एक कौम में ट्रांसफॉर्म करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। जिस तरफ तवज्जो आपकी होनी चाहिए, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल जो हमने दोहराया 2-3 बार, शाह साहब ने उसके ऊपर बात की कि बचपन में बच्चे के ग़ुलाम बन जाओ, ज़रा बड़ा हो तो फिर उसके हाकिम बन जाओ, और बड़ा हो तो उसके दोस्त बन जाओ। इसकी हिकमत पर गौर कीजिए और इसी के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।